नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम 41 तक कंप्लीट कर लिए थे और एक प्रश्न छूट गया, तो सबसे पहले हम उस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 42 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए उस प्रश्न को पहले सोल्व करते हैं जो प्रश्न पिछले वाले वीडियो में छूट गया था। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न छूट गया था। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किस यौगिक का अणु संहति 40 है, यानी आणविक द्रव्यमान आपको निकालने आना चाहिए। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमको NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालना है, NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो आपको Na यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भर दोनों सेम ही होता है, अंतर कहाँ होता है, फिजिक्स में। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान मतलब दोनों का जो भी निकालना है उसका परमाणु द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। जैसे में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो अगर आप परमाणु संख्या जानते हैं तो आप परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको दुगुना कर देना। जैसे मान लीजिए कि सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है 11 सोडियम का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तो 11 दूनी 22। लेकिन 11 क्या है, विषम संख्या, तो जब विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 11 दूनी 22 और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 17, जब इसको करिएगा तो कितना आएगा 17 दूनी 34 यानी 35। लेकिन इसका होता है कितना 35.5 यानी लगभग 35। जो भी आप इसको लीजिएगा कितना आएगा, लगभग में आएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। तो लगभग कितना होता है 35। तो जब इसको निकालिएगा तो Na यानी सोडियम, तो सोडियम को हम यहाँ रख सकते हैं 23 प्लस क्लोरीन 35.5, 35 पॉइंट क्या करेंगे 5, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 और 3 2 5 यानी 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा परमाणु आणविक द्रव्यमान 58.5। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि किस यौगिक का अणु संहिता या संहति 40 है, यानी इनमें से किसका आणविक द्रव्यमान 40 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी में क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। तो जब NaOH का जोड़िएगा सोडियम कितना हो जाएगा, सोडियम को तो आपको मालूम है, तो सोडियम यानी 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8 यानी 8 दूनी 16। हाइड्रोजन कितना लेंगे, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 23 और यहाँ 16 और यहाँ एक कितना हो जाएगा 17। तो 23 और 16 जब आप ऐड करिएगा तो 39 और एक 40, इतना ही आएगा ना। आप इसको जोड़कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि 23 16 39 और एक 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न कहाँ है, यानी 42 हम लोग स्टार्ट करेंगे, 41 तक इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। ऑप्शन बी में दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, ऑप्शन सी में दिया गया आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, और ऑप्शन डी में दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। किसका उपयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। ऑप्शन ए दिया गया कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में दिया गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में दिया गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी में दिया गया सोडियम सल्फेट। तो जो भी ऑप्शन दिया गया सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। ऑप्शन चारों जो दिया गया अशुद्धता है, लेकिन कौन सा अशुद्धता नमी को सोखती है, तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, हम इसको क्या बोलेंगे, NaCl, और एक होता है आयोडीन, एक होता है नमक यानी सोडियम क्लोराइड, और एक होता है आयोडीन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास लेमिनेरिया से, समुद्री घास लेमिनेरिया से। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र पानी से, यानी समुद्र के पानी से। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 44 नंबर, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन पढ़िए जैसे ही मालूम चल जाएगा। क्योंकि गिरेनाइट एक प्रकार का क्या है, पत्थर है, यानी गिरेनाइट एक प्रकार का क्या है, पत्थर है, ये किसी का अयस्क नहीं है। और किस प्रकार का पत्थर जो ग्रेनाइट है, आग्नेय चट्टान, यानी एक प्रकार का क्या है, चट्टान है। और उसमें भी पूछा कैसा चट्टान, तो आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ये फास्फोराइट या फ्लोरोफाइराइट यहाँ पे दिया गया, क्लोरोपटाइट, तो ये सभी क्या है, फास्फोरस का अयस्क है। नहीं पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न के परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी N+P, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। और परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, आइरिस, लेंस, रेटिना या कॉर्निया, तो किस पे बनता है, रेटिना पे, ऑप्शन नंबर सी। किस पे बनता है, रेटिना पे, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा, किस पे बनता है, रेटिना पे, वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। कॉर्निया, जो हम लोग नेत्र दान करते हैं उसमें किसका दान करते हैं, कॉर्निया का, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। 46 तक कंप्लीट कर लिए। 47 नंबर प्रश्न है, वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है, वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है, गैलीलियो प्रभाव, फ्रैंकलिन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव या डाल्टन प्रभाव, तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन प्रभाव। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। वर्णांतता एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट प्रश्न, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर यानी विभव में अंतर, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। मापा जाता है किसके द्वारा, एमीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा या वोल्टमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा। विभव में अंतर यानी विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा। अगर प्रश्न पूछेगा धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो ए मीटर के द्वारा, धारा किसके द्वारा मापा जाता है, ए मीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो धारा का पता लगाना, यानी धारा का पता लगाना है, तो किसके द्वारा लगाते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यानी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना है। सोचना कहने का मतलब है विद्युत मोटर, या ऑप्शन में दिया गया बी में डायनमो, फ्यूज, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, इन्वर्टर। रेक्टिफायर बोले तो इन्वर्टर। इन्वर्टर कहने का मतलब क्या होता है, डीसी को एसी में चेंज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में, और एसी को डीसी में कौन चेंज करेगा। देखिए रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, एसी को
डीसी में चेंज करें, एसी को शायद हम इन्वर्टर बोल दिया क्या, नहीं, रेक्टिफायर दूसरा है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को मतलब एसी में बदलना, रेक्टिफायर का काम होता है, हम यहाँ पे सही लिख रहे थे, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना, एसी टू डीसी, यानी एसी को डीसी में चेंज करना। जिसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, देखे होंगे कि आपकी बैटरी जो चार्ज किया जाता है, बड़ा बड़ा जो बैटरा होता है वो किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, रेक्टिफायर। ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर, डायनमो, डायनमो क्या होता है, तो आप जो जनरेटर देखते हो उसमें लगा होता है डायनमो। तो डायनमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। जैसे ही आप डायनमो बोलेगा क्या करना है, जनरेटर को याद रखना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जनरेटर को याद रखना तो आपको सोचना जनरेटर क्या करता है, घुमाता है डायनमो को, तो घुमा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी शरीर पे इफेक्ट कर रहा है या शरीर के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो डायनमो क्या करता है, घुमाने का काम करता है, सॉरी जनरेटर क्या करता है, घुमाने का काम करता है डायनमो को। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्यूज, तो इसका कुछ भी काम नहीं है, फ्यूज का काम क्या है, नियंत्रित करना, यानी ओवर होगा तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, विद्युत धारा ओवर होगा तो फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा। यानी वोल्टेज ओवर होगा तो फ्यूज का काम क्या है, बचाना, जो भी विद्युत उपकरण उसको क्या है, बचाना है फ्यूज का काम। और विद्युत मोटर, विद्युत मोटर यानी पंखा, तो पंखा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, और पंखा क्या करता है, हवा देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसी तरह से बोला जाएगा विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, और वह क्या चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। जब अगर बल्ब को आप टर्च करिएगा तो हीट रहता है, यानी गर्म रहता है, तो हम इससे क्या लगाते हैं कि वह ऊष्मा भी देता है, मतलब अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ऊष्मा भी दे देता है, वो तो गर्म रहता है बल्ब। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, कौन सा, तो विद्युत बल्ब। तो यहाँ पूछा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है, ओजोन परत, ओजोन परत, और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ ओजोन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल। ये किससे रक्षा करता है, तो पराबैंगनी किरणें से। ये किससे रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणें से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, गतिज ऊर्जा भी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है 52 नंबर की 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो चेंज करने के लिए आपको आसानी से चेंज इसको कर सकते हैं, क्या है, ये बड़ा है, किलोमीटर पर आवर में है, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, यानी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो बड़ा है, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और मीटर छोटा होता है, यानी बड़ा से हमें छोटा में चेंज करना। तो क्या करेंगे, तो जब बड़ा रहेगा तो किससे गुना करेंगे, छोटा से। जब बड़ा रहेगा तो किससे गुना करेंगे, छोटा से, तो यानी 5/18। आप बताइए कि 5/18 या 18/5 इसमें से बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा 18/5, और छोटा कौन है, 5/18। तो जब भी बड़ा से छोटा में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जब बड़ा दिया रहेगा तो छोटा से गुना करेंगे, और छोटा दिया रहेगा तो बड़ा से गुना करेंगे। यानी बड़ा से छोटा में चेंज करना है तो बड़ा दिल रहेगा तो क्या करेंगे, छोटा से गुना करेंगे, और छोटा से बड़ा यानी छोटा दिल रहेगा तो बड़ा से गुना करेंगे। कहने का मतलब है 5/18 और 18/5। इसको कब मतलब आपको गुना करना, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इसको भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना, बड़ा रहेगा तो छोटा से, छोटा रहेगा तो बड़ा से। तो 72 किलोमीटर पर आवर है,
तो छोटा में चेंज करना तो क्या करेंगे, छोटा से गुना, यानी 5/18 से। 18 चौका 72, 5 चौका 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट, बी। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सी है? गतिज ऊर्जा से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा प्लस, यहां पर नोट करिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हम ये भी बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को लाकर क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। तो यह प्रश्न क्या पूछा गया है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाफ mv²। और यह किसका सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां पड़ता है, यूएसए में। कैलिफोर्निया कहां पड़ता है, यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बर्लिन, बर्लिन बताना आपको किसका राजधानी है, बर्लिन किसका राजधानी है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना परसेंट है, 0.03%। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में थकान। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, या WBC, या RBC। WBC, RBC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RBC। RBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? जैसे मान लीजिए क्या है, NaCl, N है और Cl है। तो इसका जो Na का यानी सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1। क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1। इससे मिलकर बनता है तो क्या बनता है, NaCl। तो जो इसका जो संयोजकता रहता है सोडियम पे, और इसका जो संयोजकता रहेगा किस पे, क्लोरीन पे, यानी इंटरचेंज होता है। एक दूसरे का संयोजकता क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक दूसरे का संयोजकता क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे में हम लोग यहाँ बना सकते हैं H2। जैसे में यहाँ अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जल बनता है, तो जल किससे बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। H2 + O2, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O। H2 + O2 और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O।
तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? संयोजकता के द्वारा। यानी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग यानी जोड़ना है, जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जो संयोजकता इससे ही मालूम चलता है। तो किससे पता चलेगा? क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? स्टोमक, पैंक्रियाज, किडनी या लीवर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लीवर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। पैंक्रियाज बोले तो अग्नाशय, अग्नाशय के बीटा कोशिका से किसका स्राव होता है? इंसुलिन का। नेक्स्ट प्रश्न है मूलधारा वनस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है? मूल द्वारा, यहाँ पे धारा पढ़ रही इसलिए प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है? पोटैटो, साइनोडोन या स्वीट पोटैटो या ब्रायोफाइलम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है, यानी किस में होता है? तो पोटैटो में। पोटैटो बोले तो टमाटर। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए हम यहाँ पे हिंदी तो सही बोले, देखिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। पोटैटो मतलब हम क्या बोलते हैं? टमाटर। टोमेटो मतलब टमाटर होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन इसमें होता है तो क्या हो जाएगा? आलू में। तो पोटैटो मतलब आलू ही होता है, हम भी सोचने लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोटैटो। पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। तो 60 तक कंप्लीट हम लोग कर लिए, 61 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।